हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो एकेडमी। हम जो यूनिट डिस्कस कर रहे थे वो थी एनिमल टेक्सोनोमी। और एनिमल टेक्सोनोमी में हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा फाइलम कोर्डेटा। कोर्डेटा फाइलम की क्लासिफिकेशन कल हमने देख ली थी और इसलिए हम आज उसका फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट दैट इज यूरोकोर्डेटा। हम आज देखेंगे यूरोकोर्डेटा के बारे में, क्या होते हैं यूरोकोर्डेट्स। और यूरोकोर्डेट्स का एक और नाम है जिसे बोला जाता है ट्यूनिकेटा या ट्यूनिकाटा। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे यूरोकोर्डेटा या फिर ट्यूनिकाटा के बारे में। अगर हम बात करें कि इन्हें यूरोकोर्डेटा या ट्यूनिकाटा क्यों कहा जाता है, अगर हम बात करें यूरो का मतलब होता है टेल और कोर्डेटा का मतलब हम समझ चुके हैं क्या होता है, नोटोकोड। यानी ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर नोटोकोड जो है, जो कोर्डेट का 3 फंडामेंटल कैरेक्टर्स है उनमें से एक कैरेक्टर है प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड। तो जो नोटोकोड है वो टेल रीजन में प्रेजेंट है। ऐसे एनिमल्स को क्या बोलेंगे, यूरोकोर्डेट्स। क्या मतलब हुआ कि नोटोकोड एट टेल रीजन। नोटोकोड प्रेजेंट है, लेकिन वो कहाँ प्रेजेंट है, टेल के रीजन पर प्रेजेंट है, उसकी पूंछ में प्रेजेंट है। और ये पूरी की पूरी लाइफ टाइम नहीं रहती, ये सिर्फ और सिर्फ लार्वल स्टेज में रहती है। हमने क्या बात की थी कि तीनों फंडामेंटल कैरेक्टर्स होने चाहिए कोर्डेट्स के, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि एडल्ट में ही होनी चाहिए। वो लार्वल स्टेज में भी हो सकते हैं, वो एडल्ट में भी हो सकते हैं। तो ये जो उसका नोटोकोड की प्रेजेंस है जो कि सिर्फ और सिर्फ टेल पर प्रेजेंट है, ये कहाँ पर होगी, लार्वल स्टेज के अंदर ही सिर्फ प्रेजेंट होगी। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि इसको ट्यूनिकाटा कहा जाता है। तो इसे ट्यूनिकाटा क्यों कहा जाता है, ट्यूनिकाटा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर एक टेस्ट प्रेजेंट होता है। जैसे हमारे ऊपर एक स्किन प्रेजेंट होती है, वैसे ही इनकी स्किन को क्या कहा जाता है, इनकी स्किन को टेस्ट कहा जाता है। और ये जो टेस्ट है ये बना होता है ट्यूनिसिन का। ये बना होता है ट्यूनिसिन का। और ट्यूनिसिन क्या चीज है, ट्यूनिसिन एक पॉलीसेकेराइड है। जैसे सेल्यूलोज होता है, जैसे सेल्यूलोज एक पॉलीसेकेराइड है, वैसे ही ट्यूनिसिन भी एक पॉलीसेकेराइड है सेल्यूलोज की तरह। और इस ट्यूनिसिन का क्या पाया जाता है, टेस्ट पाया जाता है। और इसकी स्किन होती है ट्यूनिसिन की जैसी, सॉरी इसकी जो स्किन होती है उसे टेस्ट कहा जाता है और वो ट्यूनिसिन की बनी होती है, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, ट्यूनिकेटा। यानी इनकी जो स्किन है वो किसकी बनी होगी, ट्यूनिसिन की, जो कि क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, उसके बाद अगर हम एनिमल्स की बात करें तो ये एनिमल्स सारे के सारे मैराइन वाटर में रहेंगे। ये एनिमल्स मैराइन वाटर यानी समुद्री जल में रहने वाले जंतु हैं ये। उसके अलावा अगर हम इसके अंदर बात करें तो ये सारे एनिमल्स कैसे होंगे, सेडेंटरी यानी स्थानबद्ध। ये किसी ना किसी चीज से जुड़े हुए होते हैं। सेडेंटरी का मतलब क्या होता है, स्थानबद्ध। ये एनिमल्स स्थानबद्ध होते हैं, सेडेंटरी होते हैं। ठीक है, लेकिन स्थानबद्ध कौन होगा, एडल्ट होगा। तो लार्वा कैसा होगा, लार्वा होगा फ्री स्विमिंग। इनके लार्वा कैसे होंगे, लार्वा होंगे फ्री स्विमिंग। तो यहाँ पर ही हमें एक चीज हम नोटिस करें तो इनका जो लार्वा है वो तो फ्री स्विमिंग है, यानी लार्वा तो थोड़ा सा डेवलप्ड लग रहा है, लेकिन जो एडल्ट है वो स्थानबद्ध है, एक ही जगह पर बंधा हुआ है। तो लार्वा थोड़ा सा हमें कम डेवलप्ड लग रहा है। अभी हम इसके इन दोनों के अंदर अभी हम डिफरेंस पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कौन ज्यादा डेवलप्ड है और कौन कम डेवलप्ड है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो ये एनिमल्स कैसे होंगे, हमने देखा था कि एकाइनोडर्मेट से लेकर सारे कोर्डेट्स जो है वो सारे के सारे एंटीरोसिलोमेट होंगे। वो कैसे होंगे, वो होंगे ड्यूट्रोस्टोम्स। उनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाएगी, उनके अंदर ऑर्गन सिस्टम ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा। ठीक है,
तो हमने क्या स्टार्ट किया, हमने स्टार्ट किया यूरोकॉर्डेटा या फिर ट्यूनिकेटा। यूरो का मतलब होता है टेल, कॉर्डेटा का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस कहाँ है, टेल रीजन के अंदर है, और ये सिर्फ और सिर्फ लार्वल स्टेज में देखी जाती है। इसके अंदर इसको ट्यूनिकाटा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके ऊपर एक टेस्ट प्रेजेंट होता है जो कि ट्यूनिसिन का प्रेजेंट होता है, और ये क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है, जिस तरीके से सेल्यूलोज है। ये मेराइन वाटर के अंदर समुद्री जल में पाए जाते हैं। ये इनके जो एडल्ट होते हैं वो तो स्थानबद्ध सेडेंटरी होते हैं, लेकिन जो इनका लार्वा होता है वो फ्री स्विमिंग होता है। ये एंटीरोसिलोमेट होते हैं, ये ड्यूट्रोस्टोम्स होते हैं, इनके अंदर बायलेटरल सिमेट्री और ऑर्गन सिस्टम ग्रेड पाया जाता है। हम इन टर्म्स को पहले भी कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होते हैं एंटीरोसिलोमेट्स। हम वापस डिस्कस करते हैं। एंटीरोसिलोमेट क्या होता है कि जब इनकी 3 जर्म लेयर्स होती हैं, उनके अंदर जब एंडोडर्म बनती है तो एंडोडर्म से कुछ इस तरीके से मीजोडर्मल पाउचेस बनते हैं, और जब ये मीजोडर्मल पाउचेस ट्रूसिलोम बनाते हैं तो ये होता है एंटीरोसिलोमेट। और ड्यूट्रोस्टोम्स का मतलब होता है कि ब्लास्टोपोर से माउथ ना बनकर एनस का बनना, उसे बोला जाता है ड्यूट्रोस्टोम्स। ठीक है, तो अब हम इससे आगे चलते हैं। अगर हम इसका टिपिकल एग्जाम्पल की बात करें तो वो हम लेंगे हर्डमैनिया। तो हम थोड़ी सी हर्डमैनिया के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, जिससे हमारे लिए इजी हो जाएगा इसकी फिजियोलॉजी को समझना। इसकी बॉडी इस तरीके से डिवाइडेड होती है। यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा एक फुट। तो ये इसकी मेन बॉडी है और ये है इसका फुट। ठीक है, ये है इसका माउथ और ये है इसकी एनस। माउथ वाली जो साइफन है इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है ब्रैंकियल अपर्चर। ये है इसका ब्रैंकियल अपर्चर और ये है ब्रैंकियल साइफोन, यानी ये इसका क्या है, ये है इसका माउथ। उसी तरीके से जो इसकी एनस है उसको क्या नेम देंगे, ये जो अपर्चर है इसे बोला जाता है एट्रियल अपर्चर, और ये जो साइफन है इसे बोला जाएगा एट्रियल साइफन। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर जो सबसे बड़ी स्ट्रक्चर होती है वो होती है फेरिंक्स। ये जो इतनी बड़ी स्ट्रक्चर है ये सारी क्या बनाएगी, ये बनाएगी फेरिंक्स। ठीक है, यहां पर ये जो कैविटी बनी है इसे बोला जाता है एट्रियल कैविटी। इस साइफन के नीचे प्रेजेंट होंगी एनुलर मसल्स। इस तरीके की मसल्स हमें देखने को मिलेंगी दोनों साइड। ये इसका मस्कुलर सिस्टम बना रही है, ये क्या है, एनुलर मसल्स। इन एनुलर मसल्स के नीचे इस तरीके की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी। ये क्या बनाएंगी, ये बनाएंगी लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स। सेम इस साइड भी होगा, इस साइड भी क्या प्रेजेंट होंगी, लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स। इसके अंदर इस तरीके की स्ट्रक्चर भी हमें देखने को मिलेगी। ये बनाएंगे हमारे गिल स्लिट्स। ये क्या है, फेरिंग्स है, और फेरिंग्स के अंदर प्रेजेंट होंगे इस तरीके के गिल स्लिट्स। गिल स्लिट्स का क्या काम है, गिल स्लिट्स का काम होगा रेस्पिरेशन के अंदर। ये बनाएंगे गिल स्लिट्स। अभी ये जो फेरिंग्स है, इस फेरिंग्स का जो ये वाला स्ट्रक्चर है बिल्कुल ही वेंट्रल स्ट्रक्चर जो है, यहाँ पर बनेगी एक स्ट्रक्चर जिसे बोला जाता है एंडोस्टाइल।
एंडोस्टाइल क्या है? जैसे हमारी बॉडी के अंदर थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है, वैसे ही इन एनिमल्स के अंदर एंडोस्टाइल है। यानी एंडोस्टाइल इज होमोलॉगस टू थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये क्या करेगी? आयोडीन का एब्जॉर्प्शन करेगी। तो ये भी थायराइड ग्लैंड की जैसी ही एक ग्लैंड है एंडोस्टाइल, जो इसके वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट है। ठीक है, और ये है इसका फुट, और इस फुट के ऊपर बहुत सारे फॉरेन पार्टिकल्स जैसे कि पत्थर हो सकते हैं, कंकड़ हो सकते हैं, क्योंकि ये कैसा है? ये है सेडेंट्री, ये चिपका रहेगा। किसी भी सरफेस से अगर ये चिपकेगा तो वहां पर प्रेजेंट जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं वो भी इसके फुट के साथ चिपक जाएंगे। तो ये सारे क्या बनाएंगे? फॉरेन, ये सब क्या है? फॉरेन पार्टिकल्स। और ये डायग्राम किसका है? ये डायग्राम है हर्डमैनिया का। हर्डमैनिया किसका एग्जाम्पल है? यूरोपोडेटा का। ठीक है, तो हमने स्ट्रक्चर बनाई है ये हर्डमैनिया की। इसके अंदर दो अपर्चर्स प्रेजेंट होंगे, एक माउथ बनाएगा, एक क्या बनाएगा? एनस। जो माउथ बनाएगा उसे बोला जाता है ब्रैंकियल अपर्चर, जो साइफन है उसे बोला जाएगा ब्रैंकियल साइफन। उसके नीचे मसल्स प्रेजेंट होंगी, एनुलर एंड लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स। फिर हम बात करेंगे फेरिंक्स की। फेरिंक्स के अंदर प्रेजेंट होंगे गिल स्लिट्स, उसके अंदर प्रेजेंट होगी एक एंडोस्टाइल जो कि थायराइड ग्लैंड के होमोलोगस है। उसके अंदर एक एट्रियल कैविटी प्रेजेंट होगी जो कि साइज के अंदर बहुत बड़ी होगी। ये सारी एट्रियल कैविटी है जो साइज में बहुत बड़ी होगी। उसके अलावा यहाँ पर हम फुट देख सकते हैं, फुट के अंदर कुछ फॉरेन पार्टिकल्स फंसे हुए होते हैं। अभी हम बात करते हैं इसकी फिजियोलॉजी में, और फिजियोलॉजी स्टार्ट करते हैं डाइजेशन से। अगर हम बात करें डाइजेशन की तो इसके अंदर प्रेजेंट होगी एलिमेंट्री कैनाल, और एलिमेंट्री कैनाल इसकी होगी कंप्लीट। और इसके अंदर जो फीडिंग होगी वो होगी सिलियरी फिल्टर फीडिंग। हम जब हेमिकोडेट पढ़ रहे थे तब भी हमने फीडिंग पढ़ी थी, तो आपको वो कमेंट्स में लिखना है कि हमने कौन सी फीडिंग पढ़ी थी जब हम हेमिकोडेट्स पढ़ रहे थे, क्या उसमें और इसमें कोई फर्क है या नहीं। ठीक है, तो जो डाइजेशन है उसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल हम कह सकते हैं कंप्लीट होगी। सिलियरी फिल्टर फीडिंग यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी, यानी फीडिंग किस तरीके से होगी? फिल्टर करके पानी के अंदर फूड पार्टिकल्स को फिल्टर किया जाएगा और वहां पर सीलिया की हेल्प ली जाएगी। उसके बाद हम बात करें कि इसकी जो फेरिंग्स है, हमने देखी थी फेरिंग्स कितनी बड़ी थी। तो फेरिंग्स को यहाँ पर क्या नेम दिया जाता है? ब्रैंकियल बास्केट। फेरिंग्स का नाम है ब्रैंकियल बास्केट या फिर ब्रैंकियल सैक भी कहा जाता है। ठीक है, अब जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स का जो डोर्सल सरफेस है, उस डोर्सल सरफेस पर प्रेजेंट होगा डोर्सल लैमिना। डोर्सल सरफेस हम लिखना भूल गए थे, जो उसकी इस तरीके की हमने स्ट्रक्चर बनाई थी। तो यहाँ पर ये जो प्रेजेंट, इसे बोला जाता है डोर्सल लैमिना। और जो हमने यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर बनाई थी इसकी वेंट्रल साइड पे, इसकी वेंट्रल साइड पे हमने स्ट्रक्चर बनाई थी एंडोस्टाइल। ठीक है, तो डोर्सल साइड पर प्रेजेंट होगा डोर्सल लैमिना और इसकी वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होगा एंडोस्टाइल। और एंडोस्टाइल किसके होमोलोगस है? थायराइड ग्लैंड के होमोलोगस है। और ये क्या रिलीज करती है? म्यूकस को रिलीज करती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पर एक डोर्सल लैंग्वेज की रो भी देखने को मिलेगी, वन रो ऑफ डोर्सल लैंग्वेज। ये क्या चीज होती है? ये इस तरीके की स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि डोर्सल लैमिना के पास प्रेजेंट होती हैं। ये इस तरीके की स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हें क्या बोला जाता है? डोर्सल लैंग्वेज। और ये कितनी प्रेजेंट होती है? ये होती है वन रो ऑफ डोर्सल लैंग्वेज। और ये क्वेश्चन आ चुका है असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में कि डोर्सल लैंग्वेज की कितनी अमाउंट, कितना नंबर प्रेजेंट होता है? तो वन रो प्रेजेंट होती है। ठीक है, हर्डमैनिया के अंदर क्वेश्चन इस तरीके से आया था। तो हमने देखा इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, इसकी एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है, सिलियरी फिल्टर फीडिंग यहाँ की जाती है। इसकी फेरिंक्स जो है उसे ब्रैंकियल बास्केट या ब्रैंकियल सैक कहा जाता है। उसकी डोर्सल सरफेस डोर्सल लैमिना बनाएगी, उसकी वेंट्रल सरफेस एंडोस्टाइल बनाएगी जो कि थायराइड ग्लैंड के होमोलोगस है। फिर हम बात करते हैं वन रो ऑफ डोर्सल लैंग्वेज यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। अब हम बात करते हैं इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम।
इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? तो अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जनरल बॉडी सरफेस से ही हमें देखने को मिलेगा, जनरल बॉडी सरफेस। लेकिन ये हेल्प किसकी लेता है? ये हेल्प लेता है गिल स्लिट्स की। जो हमने स्ट्रक्चर बनाई थी फेरेंक्स के अंदर, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर हमने ऐसे इसके अंदर गिल स्लिट्स दिखाए थे, तो कुछ इस तरीके से गिल स्लिट्स भी किसके अंदर हेल्प करते हैं? रेस्पिरेशन के अंदर हेल्प करते हैं। अभी हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम होगा ओपन टाइप का। यहाँ पर ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम हमें देखने को मिलेगा। इसके अंदर हार्ट जो है वो होगा प्रेजेंट, हार्ट हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर जो ब्लड का फ्लो है वो ब्लड का फ्लो होगा बाय डायरेक्शनल, यानी ब्लड दोनों ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। बाय डायरेक्शनल भी इसे बोल सकते हैं, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? रिवर्स फ्लो। हमें रिवर्स फ्लो भी देखने को मिल सकता है, रिवर्स फ्लो भी कह सकते हैं, बाय डायरेक्शनल भी कह सकते हैं ब्लड का। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो कौन सा होगा, तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है वो होगा वेनेडियम। वेनेडियम ही रेस्पिरेटरी पिगमेंट हमने पढ़ा था जब हम हेमिकोडेटा पढ़ रहे थे। और ये कौन बनाएगा? ये बनाएगा वेनेडोसाइट्स। वेनेडोसाइट सेल्स जो है वो बनाएंगी वेनेडियम रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जो कि प्रेजेंट होगा फाइलम यूरोकॉर्डेटा के अंदर। और यहाँ पर 2 पेस मेकर्स प्रेजेंट होंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर 2 पेस मेकर्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हमने देखा ये सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी हम देखते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम किस तरीके का होगा? ठीक है, अगर हम बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो यहाँ पर बहुत सारी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, जैसे कि सुप्रा न्यूरल या फिर न्यूरल ग्लैंड। सुप्रा न्यूरल या फिर न्यूरल ग्लैंड हमें देखने को मिल सकती है। और क्या हमें देखने को मिलेगा? नेफ्रोसाइट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर पाइलोरिक ग्लैंड भी हमें देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें पाइलोरिक ग्लैंड की, तो ये हमारी पैनक्रियास के होमोलोगस है, पैनक्रियास के होमोलोगस हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हमने देखा इसका सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि ओपन टाइप का है। हार्ट यहाँ पर प्रेजेंट है। ब्लड फ्लो जो है यूरोकॉर्डेटा, हम कह सकते हैं हर्ड मानिया के अंदर ब्लड फ्लो दोनों साइड से होगा, बाय डायरेक्शनल होगा, रिवर्स फ्लो होगा। यहाँ पर वेनेडियम रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाएगा। यहाँ पर 2 पेस मेकर्स पाए जाएंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट है। सुप्रा न्यूरल या फिर न्यूरल ग्लैंड, नेफ्रोसाइट्स, पाइलोरिक ग्लैंड जो कि पैनक्रियास के होमोलोगस हमें देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम भी यहाँ पर चेंज होगा। जब ये लार्वा से एडल्ट फॉर्म में जाएगा तो इसका नर्वस सिस्टम भी चेंज होगा। कैसे? कि जब ये लार्वल फॉर्म में है तो इसके पास प्रेजेंट होगी नर्व कॉर्ड। इसके पास क्या प्रेजेंट होगी? नर्व कॉर्ड। लेकिन जैसे ये एडल्ट के अंदर चला जाएगा तो यहाँ पर जो प्रेजेंट होगी वो प्रेजेंट होगी नर्व गैंग्लियन, या हम कह सकते हैं नर्व गैंग्लिया। ठीक है, तो कन्वर्जन कहाँ से हुआ? नर्व कोर से क्या बन गया? नर्व गैंग्लिया। नर्व गैंग्लिया इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है जहां पर ये जो है नर्व्स इसके साथ जुड़ी होती हैं, और ये नर्व्स के जुड़ने से ही ये स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, इस तरीके का नर्व गैंग्लियन जैसी स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगी एडल्ट में, लेकिन लार्वा में हमें एक सिंपल इस तरीके से नर्व कोड ही देखने को मिलेगी। इस तरीके की एक नर्व कोड ही मिलेगी। ठीक है, उसके
बाद हम बात करते हैं इसकी रिप्रोडक्शन के बारे में। ये एनिमल्स कैसे होंगे, अभी तक हम पढ़ते आए हैं ये एनिमल्स यूनिसेक्सुअल होंगे, लेकिन यहाँ पर हम स्टार लगा सकते हैं क्योंकि ये एनिमल्स हमें बायसेक्सुअल दिखेंगे। मेल एंड फीमेल एक ही एनिमल के अंदर पाया जाएगा, बायसेक्सुअल। यहाँ पर हमारे क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगी, क्रॉस फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी हमें देखने को मिलेगी। क्रॉस फर्टिलाइजेशन हमें देखने को क्यों मिलेगी, यहाँ पर बाइसेक्सुअल होते हुए भी, मतलब मेल और फीमेल एक ही ऑर्गन में होते हुए भी ये आपस के अंदर यहाँ पर फर्टाइल नहीं हो सकते, फर्टिलाइजेशन इनका नहीं हो सकता। इनको दोनों ही चीजें एक ही एनिमल के होने के बावजूद दो एनिमल की जरूरत है फर्टिलाइजेशन के लिए, इसी को ही बोलते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन। यानी अगर यहाँ पर एक हर्डमानिया है और एक हर्डमानिया यहाँ पर है, तो ये दोनों हर्डमानिया, इसके अंदर मेल भी है और इसके अंदर फीमेल भी है, यहाँ पर भी मेल भी है और फीमेल भी है, क्योंकि दोनों ऑर्गन एक ही बॉडी में प्रेजेंट है। तो इस हर्डमानिया ये अपने मेल और फीमेल दोनों एक साथ फर्टिलाइज नहीं हो सकते, तो इसका जो मेल है वो इसकी फीमेल के साथ क्रॉस फर्टिलाइजेशन करेगा, ठीक है। और इस तरीके से क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगी, तभी ये फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी होगी। यानी दोनों एक के अंदर होते हुए भी दोनों फर्टिलाइज नहीं हो सकते, दूसरे हर्डमानिया की जरूरत यहाँ पर पड़ेगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर जो है फीमेल जो है वो मैच्योर जल्दी हो जाती है, फीमेल की जो मैच्योरिटी है वो फास्ट हो जाती है। और अगर फीमेल जल्दी मैच्योर हो गई है इस एनिमल के अंदर, ये फीमेल तो मैच्योर हो चुकी है लेकिन ये मेल अभी तक मैच्योर नहीं हुआ है, तो इस फीमेल को मेल की जरूरत है, तो मेल दूसरे हर्डमानिया से लिया जाएगा। तो इसका जो मेल है वो इस फीमेल के साथ फर्टिलाइजेशन करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर मैच्योरिटी फास्ट हो जाती है फीमेल की, और इसको क्या बोला जाता है? प्रोटोगाइनस। यानी फीमेल जो है उसकी मैच्योरिटी मेल से जल्दी आ जाना, जिसकी वजह से क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाना पड़े, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज है कि बायसेक्सुअल होते हुए भी यहाँ पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करें कि इसकी जो डेवलपमेंट है वो कैसी होगी, तो डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है बनेगा लार्वा, और लार्वा हम अभी इसका डिस्कस करने ही वाले हैं, ठीक है। तो हमने देखा इसका नर्वस सिस्टम के अंदर लार्वल स्टेज में तो नर्व कॉर्ड देखने को मिलेगी, एडल्ट में नर्व गैंग्लिया देखने को मिलेंगे। रिप्रोडक्शन की बात करें, बाइसेक्सुअल होते हुए भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन है, क्योंकि फीमेल जल्दी मैच्योर हो जाती है, प्रोटोगाइनस स्टेज है, जिसकी वजह से एक हर्डमानिया को दूसरे हर्डमानिया की जरूरत है। उसके बाद यहाँ पर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलती है, यानी यहाँ पर लार्वा की फॉर्मेशन होगी। अभी हम देखते हैं इसकी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। जो लार्वा है उस लार्वा का नाम है टैडपोल एसिडियन लार्वा। लार्वा का नाम है टैडपोल एसिडियन लार्वा, और यहाँ पर हम देखते हैं एडल्ट, ठीक है। हमने इसका नाम रखा था यूरोपोडेट। हमने क्यों रखा था? हमने कहा था इसके टेल के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, लेकिन वो सिर्फ लार्वल स्टेज में, यानी यहाँ पर तो हम ये कह सकते हैं नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, यहाँ पर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, लेकिन एडल्ट में नोटोकॉर्ड हमें देखने को नहीं मिलती, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो लार्वा होता है ये कैसा होता है? फ्री स्विमिंग। हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसका लार्वा तो फ्री स्विमिंग होगा, लेकिन एडल्ट कैसा होगा? एडल्ट होगा सिडेंटरी, यानी स्थानबद्ध होगा, ठीक है। अब अगर हम एडल्ट की बात करें तो एडल्ट के अंदर सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट का कैरेक्टर हमें देखने को मिलेगा, वो है फेरेंजियल स्लिट्स का होना। यहाँ पर फेरेंजियल स्लिट्स कह सकते हैं, हम कह सकते हैं गिल स्लिट्स हमें देखने को यहाँ पर मिले। हमने जब डायग्राम देखा उसके अंदर भी देखा कि फेरेंजियल स्लिट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट का कैरेक्टर यहाँ प्रेजेंट है, लेकिन इसके अंदर तीनों कैरेक्टर्स यहाँ पर प्रेजेंट है, यानी ये एक ऐसा लार्वा है जिसके अंदर कोऑर्डिनेट्स के तीनों फंडामेंटल कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं।
हमने नोटोकॉर्ड भी देख ली, हमने जब इसका नर्वस सिस्टम पढ़ा था तो हमने नर्व कॉर्ड का भी डिस्कशन किया था, और इसके अंदर फेरेंजियल स्लिट्स या गिल स्लिट्स भी प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसके पास तीनों कैरेक्टर्स हैं। लेकिन इसके पास तीनों कैरेक्टर्स नहीं है, सिर्फ एक ही कैरेक्टर है। तो अगर हम इस चीज को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो लार्वा है वो तो वेल डेवलप्ड है, इसका लार्वा तो ज्यादा डेवलप्ड है, लेकिन इसका जो एडल्ट है वो इतना डेवलप्ड नहीं है। वो कैसा है? वो है पुअरली डेवलप्ड। एडल्ट पुअरली डेवलप्ड है, लेकिन लार्वा जो है वो है वेल डेवलप्ड। तो इस वेल डेवलप्ड से यहाँ पर मेटामॉर्फोसिस होगा और ये लेस डेवलप्ड या पुअरली डेवलप्ड के अंदर चेंज होगा, क्योंकि लार्वा को एडल्ट में तो चेंज होना ही है। अब वेल डेवलप्ड चीज एक पुअरली डेवलप्ड चीज में चेंज हो रही है, लेकिन इसको चेंज को क्या बोला जाता है? मेटामॉर्फोसिस। लार्वा का एडल्ट स्टेज में कन्वर्जन होना कहलाता है मेटामॉर्फोसिस, लेकिन वेल डेवलप्ड से पुअरली डेवलप्ड की तरफ जाना कहलाता है रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, जो कि हमने एकाइनोडर्मेट्स में भी देखी थी। यहाँ पर भी हमें रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलती है। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है जो कि पुअरली डेवलप्ड से वेल डेवलप्ड की तरफ जाना, जैसे कि फ्रॉग के अंदर होता है, लेकिन यहाँ पर वेल डेवलप्ड से पुअरली डेवलप्ड की तरफ जाया जा रहा है, इसलिए इसे बोला जाता है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। और ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि ये सेम क्वेश्चन 2 बार ही आ चुका है। एक बार आया था ग्रेड 1 2011 में, और फिर आया है असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 के अंदर। तो सिर्फ इतना ही पूछा गया था कि रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस किसके अंदर प्रेजेंट होता है। आंसर था यूरोकोर्डेटा। यहीं से 2 बार सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो हमारे लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। तो हमने इसका लार्वा पढ़ा टैडपोल एसिडियन लार्वा, और लार्वा से बनता है एडल्ट। लार्वा फ्री स्विमिंग है, एडल्ट सेडेंटरी है। लार्वा के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, यहाँ पर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है। तीनों की तीनों कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, सिर्फ एक कैरेक्टर है। वेल डेवलप्ड से पोरली डेवलप्ड के अंदर चेंज होना रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं इसकी क्लासिफिकेशन। अभी हम पढ़ेंगे अभी हम पढ़ेंगे इसकी 3 क्लासेस। इसकी 3 क्लासेस को हम डिस्कस करने वाले हैं। पहली क्लास है थैलेशिया, सेकेंड है एसिडिएशिया, और थर्ड क्लास है लार्वेशिया। ये 3 क्लासेस हमें देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करें थैलेशिया की, तो इसके अंदर आएंगे एग्जाम्पल्स डोलियोलम, इसके अंदर आएगा साल्पा, इसके अंदर आएगा पायरोजोमा। पायरोजोमा जो है, इसके अंदर एक कैरेक्टर देखने को मिलता है कि ये बायोल्यूमिनेसेंट शो करते हैं, यानी जैव प्रदीप्ति शो करती है, ये अंधेरे में चमकते हैं। कौन? पायरोजोमा। कौन सी क्लास के अंदर? थैलेशिया के अंदर आएगा। अगर हम बात करें एसिडिया की, इसके अंदर आएगा, जिसको हमने पढ़ा है हर्डमैनिया। हर्डमैनिया को क्या बोला जाता है? हर्डमैनिया को बोला जाता है सी पोटैटो, यानी समुद्री आलू बोला जाता है, सी स्क्वर्ट्स। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आएगा सियोना, यहाँ पर आएगा बोट्राइलस। यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा सियोना, यहाँ पर देखने को मिलेगा बोट्राइलस। उसके बाद अगर हम बात करें लार्वेशिया की, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा ओइकोप्यूरा। ओइकोप्यूरा जो है, इसके बारे में ये सुना है कि यहाँ पर स्यूडो मेटामॉर्फोसिस हमें देखने को मिलता है, यानी जो मेटामॉर्फोसिस है वो स्यूडो है, वो कोट है, वो ट्रू नहीं है, वो सत्य नहीं है, वो स्यूडो मेटामॉर्फोसिस हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर इसके पास एक इमरजेंसी बैक डोर भी होता है।
इमरजेंसी बैकडोर का मतलब है कि इसकी ये जो ओइकोफ्लूरा है ये एक जेलेटिन लाइक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होता है, और अगर इसको कोई भी खतरा लगता है तो ये पीछे के डोर से अपना शेल छोड़कर या अपनी वो जेलेटिन वाली जो कवरिंग है उसे छोड़कर चला जाता है। तो इसलिए इसके पास एक इमरजेंसी बैकडोर प्रेजेंट होता है और ये सूडो मेटामॉर्फोसिस भी शो करता है। उसके अलावा यहाँ पर एग्जाम्पल आएगा अपेंडिक्यूलेरिया। ठीक है, तो ये हमने पढ़ी 3 क्लासेस यूरोकॉर्डेटा की, थैलेशिया, एसिडिएशिया एंड लार्वेशिया। जो थैलेशिया है इसके अंदर आएगा डोरियोलम, इसके अंदर आएगा साल्पा, इसके अंदर आएगा पायरोसोमा। पायरोसोमा बायोल्यूमिनेसेंट है। हमने देखा था हर्डमैनिया, हर्डमैनिया को बोला जाता है सी पोटैटो या फिर सी स्क्विड। इसके अंदर आएगा सियोना, बोट्राइलस। और जो लार्वेशिया है इसके अंदर हमने पढ़ा ओइकोप्लूरा, जिसके अंदर स्यूडो मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है। इसके पास इमरजेंसी बैकडोर प्रेजेंट है और अपेंडिक्यूलेरिया भी इसके अंदर आता है। इसी के साथ यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा हमारा खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सिफेलोकॉर्डेटा को पढ़ेंगे, और तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।